यूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बॉर्डर है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा है जिससे आप सब परिचित हैं। अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर पड़ने वाला वाघा अटारी बॉर्डर, जहां हर शाम सूरज डूबने से पहले लोहे का एक दरवाजा खुलता है। बीएसएफ की तरफ से एक बीएसएफ का जवान और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स का एक जवान परेड करते हुए आता है। दोनों का आमना सामना होता है, हाथ मिलाए जाते हैं, दोनों सिर के बराबर तक पैर उठाते हैं और तेज आवाज में चिल्लाते भी हैं। जितनी तेज आवाज और जितना ऊंचा पैर उठा उतना भौकाल। इधर उधर दोनों तरफ भीड़ नारे लगाती है। ऐसा मजमा लगता है कि सालों से वाघा अटारी बॉर्डर सैलानियों के लिए जरूर जाना चाहिए वाली जगह बन गया है। बहरहाल हमारा काम इतिहास बताना है, सो आज सोचा कि क्यों न पता किया जाए कि ये वाघा अटारी बॉर्डर बना कैसे। ढूंढा तो सामने आई एक कहानी दो पक्के दोस्तों की, एक भारतीय एक पाकिस्तानी। दोनों ने मिलकर तय किया कि दो देशों के बीच दीवार खड़ी हो गई तो क्या, कम से कम एक दरवाजा तो इस दीवार में बनाया ही जा सकता है। क्या है वाघा अटारी बॉर्डर की कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। उम्मीद है कि आप तारीख के नियमित दर्शक होंगे, तो इतना अपन को अब तक याद हो ही गया होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन बनाने वाले शख्स का नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। तारीख के एक एपिसोड में हमने रेडक्लिफ द्वारा जमीन के बंटवारे की पूरी कहानी बताई है। नहीं देखा आपने वो एपिसोड तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको चेक कीजिएगा। बहरहाल हुआ यूं कि रेडक्लिफ साहब को कुछ ग्लानि थी कि उनके हाथों कई घर बार उजड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द सीमा रेखा बनाने का काम पूरा किया और लंदन चले गए, कभी लौटकर वापस न आने के लिए। रेडक्लिफ तो चले गए, लेकिन उनका बनाया बॉर्डर अभी सिर्फ नक्शे पर उभरा था। जिस रोज देश आजाद हुआ किसी को पता नहीं था कि कौन सी धूल भारत की है और कौन सा नाला पाकिस्तान का। 17 को नक्शा खुला और मिनटों में लाखों लोग अपनी ही जमीन में पराये हो गए। पूर्वी पंजाब से 65 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, वहीं पश्चिमी पंजाब से 47 लाख हिंदू और सिख भारत आए। ये सब कुछ आराम से नहीं हो पाया, दंगे हुए, लूटपाट हुई, हजारों लोग मारे गए, कईयों का सब कुछ लूट गया, कईयों का पता नहीं चला। दंगों को रोकने के लिए सरदार पटेल और गांधी जैसे नेताओं ने लोगों से शांति की अपील की। पटेल इस दौरान अमृतसर भी आए और यहां भी लोगों से दंगे रोकने की अपील की उन्होंने। इस बीच बॉर्डर का मुद्दा ज्यों का त्यों था। 8 अक्टूबर को भारत की 123 इन्फेंट्री ब्रिगेड को अमृतसर के पास बॉर्डर की देखरेख का जिम्मा मिला, जिसे लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा। चोपड़ा के पास सिर्फ बॉर्डर की ही देखभाल की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उन्हें कई हजार लोगों का भी ध्यान रखना था जो दंगों के चलते बॉर्डर पार नहीं कर पाए थे। चोपड़ा की नियुक्ति महज एक इत्तेफाक नहीं थी। इसी अमृतसर में 1907 में चोपड़ा की पैदाइश हुई थी। 1928 में वो सेना में कमीशन हुए। रॉयल मिलिट्री कॉलेज से कमीशन होने वाले पहले भारतीय ऑफिसर्स की बैच का हिस्सा थे ये। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इराक और बर्मा थिएटर में अपनी सेवाएं दी। साथ ही जुलाई 1947 में जब असम के सिलट में रेफरेंडम कराया गया, तब चोपड़ा को वहां शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इन्हीं सब कारणों के चलते सैन्य लीडरशिप को लगा कि चोपड़ा इस माहौल में इस इलाके के लोगों से बेहतर डील कर पाएंगे और इसीलिए इन्हें यहाँ की नियुक्ति मिली। इस दौरान क्या कुछ हुआ, ब्रिगेडियर चोपड़ा ने ये सब अपनी डायरी में दर्ज किया। उनके रिटायरमेंट के बाद उनके बेटे पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा ने इन संस्मरणों को एक किताब का रूप दिया। 1947 A Soldier's Story from the Records of Major General मोहिंदर सिंह चोपड़ा किताब का नाम था ये। इस किताब में ब्रिगेडियर चोपड़ा बताते हैं कि वाघा अटारी बॉर्डर पोस्ट की नींव कैसे रखी गई। चोपड़ा बताते हैं कि उन्हीं की तरफ बॉर्डर की दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के अफसर नजीर अहमद बॉर्डर की देखरेख के लिए तैनात हुए। दोनों की पुरानी पहचान थी, क्योंकि दोनों ने आजादी से पहले साथ में 13 रॉयल फ्रंटियर फोर्स राइफल फॉर्मेशन में साथ काम किया था। चोपड़ा इस बटालियन को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय अफसर थे। वहीं नजीर ने कुछ वक्त बाद इसे ज्वाइन किया और इस दौरान दोनों में काफी गहरी दोस्ती हुई। बंटवारे के बाद भी इन दोनों ने पंजाब में बॉर्डर बनाने में आपसी सहयोग से काम लिया, पुराने दोस्त थे। चोपड़ा बताते हैं कि शुरुआत में बॉर्डर बनाने में काफी दिक्कत आई, क्योंकि कोई खंबा या मार्कर नहीं था जिससे बॉर्डर की पहचान हो पाती, वो तो कागज में बना दी थी। एक कहता कि ये बॉर्डर है तो दूसरा कहता कि नहीं, पीछे से जाओ, वो बॉर्डर है। इन समस्याओं को निपटाने के लिए ब्रिगेडियर चोपड़ा ने नजीर अहमद को एक प्रस्ताव दिया।
प्रस्ताव ये था कि दोनों खेमे ग्रैंड ट्रंक रोड पर मुलाकात करेंगे। उस समय भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली यही एक रोड होती थी जो यहां से जाती थी। नजीर तैयार हुए और दोनों खेमों ने वाघा नाम के गांव में मीटिंग की और तय हुआ कि पहली चेक पोस्ट यहां बनाएंगे और उसके हिसाब से आगे का बॉर्डर अपन करते चलेंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर 1947 को दोनों खेमों ने एक टेम्पररी चेक पोस्ट तैयार की जिसे वाघा चेक पोस्ट का नाम मिला। चोपड़ा लिखते हैं, बॉर्डर के दोनों तरफ कुछ टेंट्स लगाए गए, साथ ही दोनों तरफ संतरियों के लिए बॉक्स बनाए गए जिन्हें भारत और पाकिस्तान के रंगों में रंग दिया गया। कुछ दिनों में एक स्विंग गेट भी लगा दिया गया ताकि इस गेट से लोग इधर उधर आ जा सकें। स्विंग गेट का मतलब जो स्विंग होके खुलता है दरवाजे की तरह। जब चेक पोस्ट पूरी तरह तैयार हो गई, ब्रिगेडियर चोपड़ा और ब्रिगेडियर नजीर दोबारा मिले। तारीख थी 21 अक्टूबर। इस बार मुलाकात अटारी में की गई। यहाँ दोनों ऑफिसर्स ने रेफ्यूजीज के आने जाने और शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियमों पर चर्चा की। हालांकि इससे अगले ही दिन भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। इसके बावजूद वाघा पर शांति बरकरार रही। पंजाब बॉर्डर पर शांति बनाए रखने में दोनों ब्रिगेडियर्स का बड़ा हाथ था, इसलिए जल्दी दोनों को अपने अपने देशों में मेजर जनरल के पद तक पदोन्नत किया गया। इस मौके पर नजीर अहमद ने ब्रिगेडियर चोपड़ा को एक नोट भेजा जिसमें लिखा था, दुआ करता हूं उस दिन हमने जो उम्मीद पैदा की थी उन्हें हम बरकरार रख पाएं। आने वाले सालों में वाघा बॉर्डर से कई लोग आर पार हुए। इनमें वो लोग भी शामिल थे बंटवारे के वक्त जिनकी किसी को सुध नहीं थी, मसलन जेल में बंद कैदी और अस्पतालों में भर्ती मरीज। इन सब को वाघा बॉर्डर के जरिए एक्सचेंज किया गया। मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह अगर आपने पढ़ी हो तो वो भी इसी वाकये से प्रेरित है। कहानी में होता यूं है कि पाकिस्तान और भारत की फौजें कुछ लोगों को आर पार करा रही होती हैं जब बिशन सिंह नाम का एक मानसिक मरीज बॉर्डर पार करने से इनकार कर देता है और वाघा चेक पोस्ट पर नो मैंस लैंड में ही दम तोड़ देता है। बहरहाल वक्त के साथ वाघा अटारी बॉर्डर दोनों देशों के लिए और भी महत्व का हुआ क्योंकि ट्रेड किया जाने वाला ज्यादातर सामान इसी रास्ते से गुजरता था। धीरे धीरे वाघा चेक पोस्ट पर और निर्माण किए गए और आगे चलकर इसकी सुरक्षा और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बीएसएफ को सौंप दी गई। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इसकी सुरक्षा पाकिस्तानी रेंजर्स को मिली। अब इतनी बात तो हो गई, वाघा बॉर्डर कैसे बना ये भी आपको पता लग गया। अब एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। लगभग 6 दशकों तक भारत पाकिस्तान दोनों तरफ इस चेक पोस्ट को वाघा बॉर्डर के नाम से बुलाया जाता रहा, लेकिन फिर सरकार को एहसास हुआ कि वाघा तो भारत में है नहीं, तो हम इसे वाघा बॉर्डर क्यों बुलाएंगे। जो ज्वाइंट चेक पोस्ट बनी है वाघा गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है, जबकि भारत की तरफ जो इलाका पड़ता है उसका नाम है अटारी। इसलिए सितंबर 2007 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर अटारी बॉर्डर रख दिया। हालांकि आम बोलचाल में अभी भी इसे वाघा बॉर्डर ही बुलाया जाता है। अमृतसर से अटारी बॉर्डर तक जाने वाले बस और टैक्सी वाले भी पूछते हैं कि वाघा बॉर्डर जाना है क्या। जैसे कि पहले बताया था कि इस बॉर्डर पर रोज शाम मजमा लगता है, सेना की परंपरा अपनी तरफ है, लेकिन अगर हम इस बॉर्डर को बनाने वाले उन दो फौजियों की दोस्ती की कहानी को देखें तो शायद समझें कि ये बॉर्डर दुश्मनी नहीं दोस्ती का भी प्रतीक है। अंत में दो और बातें। पहली बात तो ये कि वाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर पर हमारे साथी रजत और रूहानी ने कमाल की डॉक्यूमेंट्री बनाई है हद सरहद नाम से, इसको आप जरूर देखिए। दूसरी बात, इस एपिसोड के लिए काफी जानकारी हमें लाइव इंडिया हिस्ट्री नामक वेबसाइट के एक आर्टिकल से मिली जिसे लिखा है आशीष कोचर ने। आशीष इतिहास में रुचि रखते हैं और जामिया में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनका अभिवादन। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। इससे लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।